दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल विकास की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। और अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करते हैं तो 30 में 29 क्वेश्चंस आप सही कर पे आएंगे। 30 में 30 भी हो सकता है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस हम छोड़ते हैं कि कभी कभी क्या होता है, आयोग ही गलत क्वेश्चन पूछ ले या कथन वाले क्वेश्चन आ जाए, आप सही ना कर पाए। तो आज की इस क्लास में इस शिक्षण कौशल की दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास और हो चुकी है और जीवन कौशल की भी 2 क्लास हो चुकी हैं, बाल मनोविज्ञान की भी 2 क्लास हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। अन्य विषयों की भी क्लासेस चल रही हैं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, अवध सर के द्वारा स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है। सभी विषय की कंप्लीट तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, वन डे एग्जाम स्टडी, जहां पर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे शिक्षण कौशल, है ना। एक वीडियो ये शिक्षण कौशल का है, इसी तरीके से एक शिक्षण सूत्र का वीडियो आएगा। इसके पहले भी हमने एक वीडियो और दिया है जिसमें हमने शिक्षण विधियों की चर्चा की है, और एक और वीडियो आएगा जिसमें हम शिक्षण विधियों की चर्चा और करेंगे। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो में थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जिससे समझ में आपको आ जाए कि आखिर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। हम आपको सबसे पहले प्रश्न का नमूना दिखाते हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि आखिर थ्योरी पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे आपके स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी के पासी ने कुल कितने शिक्षण कौशल बताए हैं, क्या आप बता पाओगे अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है? अगर आपने पढ़ा नहीं है कि शिक्षण कौशल होता क्या है और बी के पासी ने कितने बताए हैं, तो क्या आप इसका उत्तर कर पाओगे? आप इसका उत्तर नहीं कर पाओगे, इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षण कौशल की ये परिभाषा है। ठीक है, एन.एल. गेज ने शिक्षण कौशल की परिभाषा कब दी थी, ऐसे पूछ ले आपसे प्रश्न। या फिर आपसे एक और परिभाषा ये पूछ ले कि शिक्षण कौशल की ये परिभाषा किसकी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक और ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे और बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर शिक्षण कौशल है क्या, है ना। शिक्षण का मतलब क्या होता है और कौशल का मतलब क्या होता है, और शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से होते हैं। शिक्षण को आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में आप लिखते हैं, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, यही तो कहा जाता है। कहते हैं कि टीचिंग स्किल उसकी बहुत अच्छी। जैसे आप इस क्लास को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको हमारी टीचिंग स्किल अच्छी लगे, मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे। स्किल मतलब क्या हो गया, पढ़ाने का तरीका। हो सकता है इस वीडियो को 1000 लोग देख रहे हो, 700 लोग हमारे पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट हो और 300 लोग ना हो, या हो सकता है 300 लोग संतुष्ट हो, 700 लोग ना हो, है ना। तो ये आपका देखने का नजरिया और हमारा टीचिंग स्किल होता है। आप भी टीचर होने के बाद पढ़ाएंगे तो आपके अंदर कौशल, कोई ना कोई विशेष कौशल होगा, है ना। शिक्षण कौशल के अंतर्गत भी कुछ ऐसा होगा कि आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। हो सकता है आप अच्छे तरीके से लिख करके पढ़ा पाएं, हो सकता है आप बोल करके पढ़ा पाएं। तो हम समझेंगे कि कौन कौन से कौशलों का उपयोग इसके अंतर्गत हम करते हैं। बेसिक चीजें आप समझ पाएंगे। शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण मतलब पढ़ाना, टीचिंग स्किल मतलब कौशल, यानी वो सारी चीजें जो हम शिक्षण को मतलब पढ़ाने को बेहतर करने के लिए अपने कौशल में प्रयोग करते हैं टीचिंग के अंतर्गत, वही शिक्षण कौशल कहलाते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि आखिर टीचिंग स्किल क्या है। देखिए, एक कुशल मिस्त्री जो होता है ना, एक जो प्रोफेशनल मिस्त्री होता है, किसी भी काम से संबंधित हो, वो उस काम को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कर देता है। जैसे ये मूर्तिकार बना रहा है और यहाँ पर ये एक कुशल शिक्षक है। ठीक है, आप देखते हैं कभी कभी कुछ चीजें जिसमें आप कहते हैं वाह मजा आ गया, कमाल कर दिया, है ना। लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या होती है, उसमें कितनी मेहनत होती है, ये भी आपको समझना है। जिस प्रकार से एक शिल्प की कृतियां अनायास ही प्रशंसा बटोरती हैं, ठीक उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक अपने शिक्षण कौशल से छात्रों के मन में अमिट छाप छोड़ता है। जैसे हमारा पढ़ाया हुआ समझ में जब आ जाता है लोगों को, तो लोग कॉल करके कहते हैं सर आपने बहुत अच्छे से व्यक्तित्व विभिन्नता पढ़ाया, जीवन कौशल आपका क्लास बहुत अच्छा था, ऐसे भी लोगों ने फीडबैक दिया। तो यहां पर कौशल होना जरूरी है। शिक्षण कौशल, यहां पर शिक्षक का विशिष्ट व्यवहार होता है और साथ साथ उसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जिससे क्या होता है, छात्रों के लिए जो अधिगम है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। बच्चे वहां पर बोरिंग फील नहीं करते, मतलब बच्चे बोर नहीं होते कक्षा के दौरान, अगर आप शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते
हैं। तो अब यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर कुछ कौशल हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, उनको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये एक अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। आप जानते हैं कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, तो शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। और त्रिआयाम में 3 आयाम कौन कौन से होते हैं, पहला आपका हम हो गए यहाँ पर, यानी शिक्षक हो गए अभी के तौर पे, अभी हम आपके लिए शिक्षक का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा आप हैं यानी शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, है ना, दूसरा क्या है, विद्यार्थी हैं। और तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है यहाँ पर पाठ्यक्रम, ठीक है। तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, पाठ्यक्रम। ये कहा जाता है कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें 3 कारक कौन कौन से होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। यहीं से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह सकते हैं शिक्षण का त्रिआयामी का हिस्सा नहीं है। एक ऑप्शन यहां पर कुछ और दे देगा, पुनर्बलन दे देगा, दंड दे देगा, पुरस्कार देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया त्रिआयामी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया में हम कहेंगे कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर एनसीईआरटी के अनुसार 7 शिक्षण कौशल माने गए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी के अनुसार कितने शिक्षण कौशल हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 7 शिक्षण कौशल हैं। किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार 7 हैं। लेकिन यहां पर बात नहीं रुकी, आपको ध्यान रखना है बी के पासी ने शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी बताई है, 13 बताई है। तो कुछ ट्रिक आप ऐसी बना लीजिएगा याद करने की, जिससे आपको याद रहे। जैसे जब आप बी लिखते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो 13 भी तो ऐसे लिखा जाता है ना। 13 को देखिए बी बनाना कितना आसान है, बन गया ना। यानी बी के पासी के अनुसार कितना, 13 कौशल हैं। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जब आप 13 ऐसे लिख रहे हैं और इसको चाहें तो आप तुरंत ये बी बन जाएगा। बन गया कि नहीं, तो बी के पासी के अनुसार 13 शिक्षण कौशल हैं। इसी तरीके से जीवन कौशल वाले लेक्चर में आपसे पूछा गया था कि WHO के अनुसार जीवन कौशलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे लगता है कि यार 13 कौशल हैं, कुछ नहीं याद रहेगा। लेकिन जब ऑप्शन आते हैं 13, 14, 15, 16, तो कंफ्यूजन बन जाता है कि एलन रयान ने कितने बताए हैं, तो एलन और रयान ने 14 कौशल बताएं। कैसे याद करेंगे, यहां पर 2 लोग हैं, 2 लोगों का साथ है, किनका, इनका, एलन और रेयान का। तो 2 लोग जब साथ साथ होते हैं तो 7 दूनी कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो ये 14 कौशल हैं, ऐसे आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। 2 जब आपको याद रहेंगे कि बी के पास ही बी मतलब 13, 7 मतलब क्या, 2 लोग हैं, तो 14 कौशल हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 7 कौशल, एनसीईआरटी तो सबसे अलग है, 13, 14 में कंफ्यूजन हो सकता है। तो जहां पर 2 लोग साथ हों, 7, 14, 14 कौशल। बी के पास ही 13 जब आप लिखते हैं, इसको आप बी बना सकते हैं, 13 कौशल। बोर्ग के अनुसार कौशलों की संख्या कितनी है, 18 है। इसको कैसे याद करेंगे, बोर्ग के अनुसार, मान लिया इंग्लिश में आप लिखते हैं बॉर्ग, है ना, इंग्लिश में आप क्या लिख रहे हैं, बॉर्ग इनका नाम है। और इनके अनुसार कितने कौशल हैं, 18 हैं। तो चाहे तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी एक ट्रिक यहां पर बन रही है ऐसे, ट्रिक क्या मतलब, शब्दों का है, एक माइंड में बैठाने का एक तरीका है। यही तो टीचिंग स्किल है, यही तो टीचिंग स्किल है कि हम कितने आसानी से आपको चीजों को याद करा देंगे, कक्षा में आपको पता भी नहीं चलेगा। नींद में भी अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि भैया बताओ कितने कौशल हैं बी के पासी के अनुसार, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, बी बताया था सर ने, बी का मतलब 13। और जब कहेगा किसके अनुसार 14 है, तो 2 लोगों का नाम आपको याद आएगा, 13 मेरा साथ वाला, तो आप याद कर पाएंगे। जैसे बी लिख रहे हैं और 8 लिख रहे हैं, है ना, तो कुछ सिमिलरिटी लग रही है। देखिए, ये देखिए 8 इसमें नजर आ रहा है कि नहीं। जब आप बी लिखते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है। कभी कभी क्या होता है, जब कुछ भी याद ना है तो ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाते हैं। जैसे ये बी जो लिखा हुआ है, बी, और ये 8 लिखा हुआ है, कुछ कुछ सिमिलरिटी लग रही है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये भी 8 लगने लगेगा। ये सिर्फ याद करने के लिए, ताकि आप भूले ना। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की। एनगेज, ये क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा कब आई, तो इनकी परिभाषा आई 1968 में। इनका कहना है कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। इनका सीधा सा फंडा था, एन.एल. गेज ने कहा कि ये क्या है, विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक क्या करता है, अपने शिक्षण में कर सकता है। बी के पासी क्या कहते हैं, बी के पासी कहते हैं कि कार्य तथा व्यवहार का ऐसा समूह। देखिए इनके नाम में क्या है, बी के,
बी के पासी। तो ध्यान रखिएगा, ये कार्य और व्यवहार के समूह की बात कर रहे हैं। कार्य तथा व्यवहार का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अधिगम में सहायता प्रदान करना है। यानी बीके पासी कहते हैं कि कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे अनुसार शिक्षण कौशल क्या है, छात्रों को सहायता प्रदान करना। एक लाइन में आपको याद रहेगा, जहां पर भी शिक्षण कौशल के अंतर्गत परिभाषा दी हो, सहायता प्रदान करने की बात कही जा रही हो, किसके माध्यम से, कार्य और व्यवहार के माध्यम से अगर सहायता प्रदान करने की बात कही जा रही हो तो परिभाषा शिक्षण कौशल की होगी। किसके अनुसार, बी पासी के अनुसार यह परिभाषा होगी। तो आपने समझा शिक्षण क्या है, त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक होता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत ये सिलेबस है, इसमें एक टॉपिक है शिक्षण कौशल आपको पढ़ाया जा रहा है और आप यहां पर घर बैठे वीडियो देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। यानी शिक्षण कौशल वह साधन है जिससे एक शिक्षक इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक छात्र तक पहुंचा सकता है। ये एक स्किल है, कौशल है जिसके माध्यम से हम आपके सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं और आप भी चीजों को समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं ना? तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपको समझ में आ गया है क्या क्या आपने पढ़ा, एक बार रिवीजन करा देते हैं। शिक्षण कौशल क्या है, एक मिनट, शिक्षण कौशल क्या है आपको पता होगा। शिक्षण कौशल की जब बात आती है तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों को हम बेहतर तरीके से, आसान तरीके से चीजों को डिलीवर करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आपको याद रहेगा शिक्षण कौशल क्या है, ठीक है। इसमें किन किन कौशलों का प्रयोग करना होता है शिक्षण के दौरान, अब हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको याद हो गया होगा कि किसके अनुसार कितने हैं, ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण कौशल का 4 चरणीय जो चक्र है, 4 चरणीय चक्र में क्या होता है, देखिए आपको पढ़ाना है तो पढ़ाने से पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं ना, आप लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान में क्या होता है, पहले के जो यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को हम प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत रखते हैं और लास्ट में हमारा एक उद्देश्य कथन होता है जिसमें हमारा नया टॉपिक निकल करके आता है और फिर हम कहते हैं कि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। समझते हुए चलिएगा और आप हमारे इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहला हमारा कौशल कौन सा है, सबसे पहला हमारा कौशल कौन सा है, सबसे पहला हमारा कौशल कौन सा होता है, तो लेसन प्लान जब हम बनाते हैं उसके अंतर्गत होता है प्रस्तावना कौशल, ठीक है। आप सभी ने डीएलएड या बीएड किया होगा तो उसमें क्या प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना प्रश्न आपने तैयार किए होंगे, ठीक है। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, एक तरफ छात्र कथन होते हैं और एक तरफ शिक्षक के कथन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से आधारित हो। जो हमने शब्द यूज किया है पूर्व ज्ञान, इसी से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना कौशल में निम्नलिखित में से कौन सा घटक है या प्रस्तावना कौशल का कौन सा घटक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना कौशल जब बनाए जाते हैं तो ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आप सभी को। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम अगले कौशल की। मुख्य इसका घटक यही है, मुख्य इसका जो घटक है वो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हुए प्रयास करते हैं। प्रस्तावना कौशल में आप ये ध्यान रखेंगे जो प्रश्न हो सरल हो और छात्रों की रुचि के माध्यम से पाठ की शुरुआत हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा करके आप प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आसान प्रश्न हो शुरुआत में और लास्ट में जो है उद्देश्य कथन वहीं से निकले। और इसमें शिक्षण सूत्र कौन सा होता है, अज्ञात, ठीक है, अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर की तरफ इसमें हम चलते हैं। जो जानकारी है वो और उसके बाद जो नहीं पता है उसकी तरफ हम चलते हैं। जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं तो कहते हैं कि किसी जैसे संज्ञा हमें पढ़ाना है बच्चे को, है ना, संज्ञा हमें पढ़ाना है या सर्वनाम पढ़ाना है, सर्वनाम अगर बच्चे को पढ़ाना है तो पूर्व ज्ञान में हमें क्या बच्चे को ध्यान में रखना है, सर्वनाम पढ़ाते समय ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को संज्ञा की जानकारी हो, है ना, संज्ञा की जानकारी हो। कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पूछेंगे जिसमें बच्चे को संज्ञा की जानकारी हो। पूछेंगे कि बताओ भैया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चा उत्तर करेगा कि संज्ञा कहते हैं। उससे पहले हम उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम कह सकते हैं कि बताओ ताजमहल कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ताजमहल कहाँ है, बच्चा उत्तर करेगा कि आगरा में है, ठीक है। तो आगरा क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा, आगरा क्या है, आगरा एक शहर का नाम है। फिर इसी तरीके से हम चेन बनाते हुए लास्ट में प्रश्न ले जाएंगे कि संज्ञा क्या है
है ना। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारा इस तरीके से लेसन प्लान बनता है। इसमें हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया आपका प्रस्तावना कौशल क्या है? देखिए, प्रस्तावना कौशल में हमने आपको बताया कि शिक्षण सूत्र कौन सा रहेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न हमारे जो है ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, तो लक्ष्य निर्देशित कथन जो है सबसे लास्ट में आएगा और प्रश्न जो है उसमें सरल होंगे। इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। अब बढ़ते हैं यहां पर हम अगले पॉइंट की ओर, व्याख्या एवं दृष्टांत कौशल। व्याख्या कौशल में क्या होगा, जब हमारा टॉपिक निकल आएगा तो उससे संबंधित हम व्याख्या करेंगे, क्लास में एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं कि कुछ भी, स्पष्ट भाषा हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, स्पष्टीकरण हो, परिभाषा इसके अंतर्गत आ जाएगा। वस्तु प्रदर्शन, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम दिखा सकते हैं, मान लिया कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसमें हमें कुछ दिखाने की आवश्यकता है, बोतल को दिखाने की आवश्यकता है या पेन को दिखाने की आवश्यकता है ना, या कुछ हाव भाव के माध्यम से ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि यहाँ टमाटर बड़े मजेदार। देखते हैं बच्चों को जो आपके स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी हो या कोई अच्छे स्कूल्स हो जहाँ पर एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो वहां पर टीचर्स क्या है, डांस करके भी सिखाते हैं, यानी अभिनव के माध्यम से भी यहाँ पर व्याख्या की जा सकती है। कथनों में धारा प्रवाह हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बोल दिया फिर रुक गए, ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं धारा प्रवाह बोल रहे हैं ना एकदम, और स्पष्ट सामने वाले को समझ में भी आए, यानी स्पष्टीकरण, परिभाषा और वस्तु प्रदर्शन द्वारा स्पष्टता हो, कथनों में धारा प्रवाह हो और स्पष्ट निष्कर्ष निकले। दृष्टांत कौशल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम उदाहरण फिर उससे संबंधित नियमों को बताते हैं। यहां पर दो प्रकार का ये हो सकता है, ठीक है, मौखिक यानी कहानी और कविता के माध्यम से, लिखित यानी उससे संबंधित हम चार्ट दिखा सकते हैं, मानचित्र या रेखा चित्र या फ्लैश कार्ड वगैरह बच्चे को दिखा करके समझा सकते हैं दृष्टांत कौशल के अंतर्गत। श्यामपट्ट कौशल की बात करें तो ये शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है, श्यामपट्ट कौशल। और श्यामपट्ट जो है शिक्षक का सच्चा मित्र कहा जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, अभी श्यामपट्ट नहीं है लेकिन ये डिजिटल बोर्ड है। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, अभी भी है, बहुत सारे स्कूल्स में श्यामपट्ट का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब टीचर लिख रहा हो तो ऐसे क्या हो, 45 अंक 45 डिग्री का कोण हो और साथ साथ लिखते ही छात्रों पर भी नजर हो, ठीक है। मतलब ये रूल है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कितने डिग्री का कोण होना चाहिए लिखते समय, और क्या एक विशेषता है श्यामपट्ट कौशल की या श्यामपट्ट कौशल की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, लिखते समय 45 डिग्री का कोण बन रहा हो और छात्रों पर नजर भी हो साथ में, ठीक है। और क्या खास बात है, सीधी लाइन में लिखा जाए, क्योंकि नया नया जब कोई टीचर बनता है, ठीक है, जैसे हैबिट नहीं होती तो कहीं से यहां शुरुआत जैसे लिखना है कि राम घर जा रहा है, हो सकता है कुछ वर्ड ऊपर नीचे भाग रहे हो, हमने प्रयास किया कि सीधा सीधा लिखा हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पहली बार कोई बोर्ड पर लिखता है तो राम ऐसे होता है, फिर घर होता है, फिर ये चीजें नीचे ऐसे भागती हैं। तो सीधा लिखा हो, स्पष्ट लिखा हो, ये श्यामपट्ट कौशल में ध्यान देने वाली बात होती है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्षरों के बीच समान दूरी हो, श्रवण और नेत्र दोनों इंद्रियां सक्रिय हो, मतलब आप सुनते भी रहें और देखते भी रहें। ऐसा नहीं आप लिखने में बिजी हैं और बच्चा क्लास में शोर मचा रहा है। तो ये श्यामपट्ट कौशल के दौरान ध्यान देने वाली बात होती है। इसके बाद हम करते हैं बात उद्दीपन परिवर्तन कौशल की। शिक्षण कौशल ही आपके चल रहे हैं। पहला आपने पढ़ा प्रस्तावना कौशल, दूसरा आपने क्या पढ़ा, व्याख्या कौशल और दृष्टांत कौशल, फिर आपने पढ़ा श्यामपट्ट कौशल, अभी है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये क्या है, इसके माध्यम से छात्रों की सहभागिता तय होती है और बढ़ती भी है। इसमें क्या है, हाव भाव, जैसे हम बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत हाथ में चल रहे हैं, लिख रहे हैं तो नजर आप पे जा रही है कैमरे पे या नहीं जा रही है। ऐसे ही जब आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो जब आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो आपका ध्यान बच्चों पर हो, हाव भाव ऐसा हो कि बच्चे को ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल दुखी दुखी मन से पढ़ा रहे हैं, इनसे जबरदस्ती पढ़वाया जा रहा है ना। शुरू में उतार चढ़ाव हो, जहां पर जैसे जरूरत पड़े उस तरीके से उतार चढ़ाव हो, हाव भाव हो, शरीर संचालन हो ठीक तरीके से, भावों का केंद्रीकरण हो, ये चीजें होनी चाहिए। अगर अचानक से टीचर मौन हो जा रहा है तो ये क्या है, अचानक से मौन हो जाना सबसे शांतिशाली उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। तो ये हो गया आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसको हम कह सकते हैं हाव भाव, है ना, चेहरे की हाव भाव, इसका भी कक्षा में प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं, इसी को दूसरे माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, हाव भाव का मतलब क्या है, चेहरे का हाव भाव मतलब देख करके ही बच्चे को ये लगे कि हाँ ये अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसे हम खड़े हो जाएं,
ऐसे कहें हाँ सुपर टेट में ये आता है, हाँ, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, आप वीडियो को छोड़ दोगे। यानी बोरिंग ना हो कक्षा, हाव भाव भी अच्छा हो, स्वर परिवर्तन हो, अप डाउन हो, ऐसा नहीं कि एक तरीके से बस चिल्लाते जा रहे सुन ही नहीं रहे। ठीक है, तो स्वर परिवर्तन ये समझ लीजिए, ये इसके घटक हैं। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है या नहीं है? तो ये घटक है इसके, हाव भाव, स्वर परिवर्तन, दृश्य परिवर्तन। ठीक है, अगर सक्रिय शिक्षण होगा तो बच्चों की एकाग्रता रहेगी और आपका शिक्षण बेहतर होगा। अगर नीरस शिक्षण होगा तो बच्चों का क्या होगा? ध्यान भटकेगा। ठीक है, अब स्थिति आ जाती है कई बार क्या है कि छात्रों का मन नहीं लगता पढ़ने में। आप देखते हैं कि कक्षा क्या पहली घंटी से 8वीं घंटी तक शुरुआत के 3-4 घंटी में बच्चे थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन 5वीं यानी इंटरवल की जो बात की घंटी होती है, कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप इस कौशल का प्रयोग करेंगे, और ये कौशल किसके अंतर्गत आएगा? उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। आप जो है ऐसे चल करके बच्चों के बीच जा सकते हैं, ताकि बच्चे को लगेगा कि हाँ टीचर की नजर हम पर है, ठीक है, और हमें थकान नहीं, हमें एक्टिव रहना है। तो ये भ्रमण करने के माध्यम से कक्षा में ही ऐसे राउंड लगाते रहिए, ताकि बच्चों में एक रहे, एकाग्रता रहे, एक ध्यान आपके प्रति रहे। तो ये आप कर सकते हैं। अपनी आवाज में अचानक से उत्साह लाता है। बोर्ड की जगह एक वास्तविक वस्तु है, जैसे ग्लोब दिखाना। जैसे बोर्ड में आप कुछ लिख करके समझा रहे हैं, तो अगर ग्लोब रखा है कहीं पर, ग्लोब के माध्यम से कुछ समझा दीजिए, कुछ चार्ट पेपर के माध्यम से, या कोई एक्टिविटी करा दीजिए, है ना। कब? जब थकान महसूस कर रहे हो, बच्चे बोर हो रहे हो, तब ये कौशल, इस टूल किट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन क्या होता है? जैसे बच्चा जब अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, है ना। राइटिंग वगैरह जब बच्चे को पहले होमवर्क में दी जाती थी, तो अच्छी राइटिंग पे उस पे क्या ऐसे लिख दिया जाता था, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फेयर, है ना। या अभी क्या है, प्रचलन है स्टार बना देने का। 2 स्टार किसी को मिलते हैं, किसी को 3 स्टार मिलते हैं, ये प्रचलन हो गया। तो ये भी पुनर्बलन का ही काम करता है। शिक्षक द्वारा जो पुनर्बलन दिया जाता है, उससे क्या होता है? पुनर्बलन को हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट, है ना। शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। शाब्दिक में हम कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट जॉब, आपने तो कमाल कर दिया, गजब, है ना। बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं अरे भैया गर्दा उड़ा दिए एकदम तुम तो, ये भी तो पुनर्बलन है। लेकिन कक्षा में हम लिमिटेड शब्दों का, एज अ टीचर, है ना, लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करते हैं, उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सोचा आपने, वाह, मजा आ गया, अति उत्तम, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अशाब्दिक में क्या है? अच्छा लगा तो हमने मुस्कुरा दिया, या ऐसे हम कह देते हैं कि हाँ मस्त है, एकदम एकदम बिंदास है, ऐसे थम्सअप कर देते हैं। ये भी क्या है? ये भी पुनर्बलन है, लेकिन ये नॉन वर्बल है, क्योंकि हमने बोला नहीं है। छात्र की ओर ध्यान केंद्रित करके ऐसे कर देते हैं, हाँ सब ठीक है, बढ़िया है। तो ये भी तो हो गया आपका कौन सा कौशल है? ये पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद यहां पर आ जाता है प्रश्न कौशल। इसके लाभ क्वेश्चनिंग कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न होते हैं, कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं जिसमें हम सुकरात विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें लॉजिकल होते हैं कि यदि ऐसा होता तो क्या होता, यदि ऐसा होता तो क्या नहीं होता, है ना, या कितने तरीकों से इसको हम हल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्या है, खोज पूर्वक वाले प्रश्न है। जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल प्रश्न है, कौन सा, कि पेड़ हमें क्या देते हैं, तो उत्तर आ जाएगा ऑक्सीजन देते हैं, या फल देते हैं, फूल देते हैं। लेकिन खोजपूर्ण वाला अगर हमें प्रश्न बच्चों को बनाना है, तो कहेंगे कि अगर दुनिया के आधे पेड़ अचानक काट दिए जाए तो हमारा जीवन और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तर्क सहित बताए। तो ये खोजपूर्वक प्रश्न हो गया। यहाँ पर बच्चे को तर्क लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि पेड़ काटने पर क्या हो सकता है। श्यामपट्ट कौशल के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पर डेट और ये सब पड़ा होता है। 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए, एक लाइन में लिखा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, एक सीक्वेंस में लिखा गया, एक लाइन में लिखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लाइन इधर जा रही उधर जा रही है। यानी पाठ्यांश का सार साफ साफ हो, उचित स्पेसिंग हो। श्यामपट्ट क्या है? श्यामपट्ट को दाहिना हाथ कहा जाता है शिक्षक को, शिक्षक का। श्यामपट्ट शिक्षक का घनिष्ठ मित्र है। ये केवल लिखने की जगह नहीं, बल्कि छात्रों के लिए दिशा निर्देश और स्पष्टीकरण का मुख्य साधन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक कौशल है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी यहाँ पर एक तरफा क्या है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है, ये लेक्चर रिकॉर्ड करके हमने अपलोड कर दिया और आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये एक तरफा हो गया। इसमें आप क्या है, मूक हैं,
आप यहाँ पर मूक हैं और आप सुन रहे हैं, सिर्फ आपकी यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया रिकॉर्ड नहीं हो रही। दुई तरफा में क्या है, ऑफलाइन कोचिंग में जैसे हम पढ़ा रहे होते, सामने लोग बैठे होते तो पूछते कुछ लोग कि सर ये क्या है, ये कैसे है, तो वहां पर हो जाता छात्र सहभागिता कौशल। आप अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए इन कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। सक्रिय शिक्षण भी इसी का हिस्सा है। प्रभावी शिक्षण वही होता है जिसमें छात्र बोले, शिक्षक को कम बोलना पड़े, छात्र अगर प्रोत्साहित होगा तो वो क्वेश्चन जरूर करेगा, है ना। इससे क्या फायदा होगा, इससे सहभागिता बढ़ेगी, मानसिक और बौद्धिक सक्रियता बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप बिना शिक्षण कौशल के क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आप अपनी मनमानी करेंगे, कुछ भी यहाँ पर शिक्षक का एकाधिकार हो जाएगा। लेकिन जब आप शिक्षण कौशलों का प्रयोग करेंगे, आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करेंगे, दृष्टांत कौशल का प्रयोग करेंगे, प्रश्न कौशल का प्रयोग करेंगे, तो वो क्या होगा, सक्रिय अंतःक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर आप कौशलों का प्रयोग नहीं करेंगे तो विद्यार्थी निष्क्रिय मूक श्रोता होंगे। अगर आप प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थियों की सहभागिता और जिज्ञासा बढ़ेगी। ऐसे वातावरण नीरस लगेगा, बोरिंग लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं, टहल टहल के ऐसे बच्चों के बीच आप जाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, अच्छा करने पर शाबाश, गुड, एक्सीलेंट कहते हैं, तो वो कक्षा क्या है, जीवंत हो जाती है, रोचक हो जाती है। यहाँ पर सीखने का आधार क्या है, रटना है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चा यहाँ पर समझ करके और आत्मसात करके सीखता है। कौशलों का एकीकरण और सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण की एक क्लास अलग से आएगी 20 से 25 मिनट की, तो उसमें आप देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। अभी हम सिर्फ शिक्षण कौशलों के बारे में पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक अलग से टॉपिक है, उस पे कम से कम 20 मिनट का लेक्चर एक अलग से आपको मिल जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बेसिक समझ लेते हैं। 6 स्टेप में ये आधारित होता है, 36 मिनट का कुल समय लगता है। प्रत्येक पाद जो है 6 मिनट का होता है, जिसमें पहले लेसन प्लान बनाया जाता है, फिर टीचिंग होती है, फिर फीडबैक मिलता है, फिर से रीलेसन प्लान बनाया जाता है, फिर से टीचिंग होती है, फिर से पुनः फीडबैक मिलता है। 6 चरणों में प्रक्रिया होती है। प्रत्येक चरण को करने के लिए 6 मिनट का समय दिया जाता है। छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे, हम अगर शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने शिक्षण कौशल का चक्र पढ़ लिया है, जिसमें पहले पढ़ा कि प्रस्तावना, जिसमें पूर्व ज्ञान होता है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा व्याख्या, दृष्टांत और श्यामपट्ट कौशल। इसके बाद हमने सहभागिता की तरफ क्या पढ़ा कि प्रश्नों की प्रभावशीलता, उद्दीपन कौशल यानी हाव भाव, पुनर्बलन वही शाबाशी, जिसमें हमने शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन की बात की। समापन में क्या होगा, एक कौशल यहाँ पर छूट रहा है, देखिए पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति कौशल में क्या होता है, रिवीजन कराया जाता है। जो भी आपने पढ़ रखा है, मतलब जो भी आपने बच्चों को पढ़ा रखा है उसका रिवीजन कराया था। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप अभी तक संकल्प बैच से नहीं जुड़ जाइए। बहुत ज्यादा हम लोग कमाने के लिए नहीं है, बस उतना कर रहे हैं जिससे स्टूडियो का खर्च, टीचर्स का कुछ निकल आए, पीपीटी का खर्च निकल आए, रेंट निकल आए। उसके लिए बैच शुरू किया गया है। संपूर्ण 14 विषय की तैयारी कराई जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी कर सकते हैं, और प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर वनडे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करिएगा, लॉगिन करिएगा। सुपर टेट का संकल्प बैच चल रहा है, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, और अधिक क्लासेज जो हैं यूपी टेट के तुरंत बाद बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कराई जाएंगी। तो आपने समझ लिया है सारे कौशलों को। रिवीजन कौशल हमने आपको बता दिया, जिसमें क्या है, रिवीजन कराया जाता है। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। पुनर्बलन में हमने आपको बता ही दिया है। धनात्मक में क्या होता है, देख लीजिए एक बार। और पुनर्बलन कौशल का प्रयोग सबसे ज्यादा, इसका कॉन्सेप्ट, इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है, स्किनर ने किया है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, शिक्षण के मध्य में दिया गया बल जो सीखने की गति को प्रभावित करता है, वही पुनर्बलन होता है। ठीक है, पुरस्कार देना, शाबाश कहना, सिर हिलाना, छात्र का उत्तर श्याम पट पर लिखना, ये क्रियात्मक पुनर्बलन, जिसको हम धनात्मक के अंतर्गत रखते हैं। इससे होता क्या है, सीखने की गति तीव्र हो जाती है। ऋणात्मक में क्या है, डांटना, फटकारना, नाराज होना, इससे सीखने की गति कम हो जाती है और बच्चा डरने लगता है। प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक कौशल है, या निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक कौशल है, या धनात्मक कौशल से निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं, कौन से नुकसान होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस स्लाइड से 10 से 15 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनर्बलन का क्या कार्य है। तो पुनर्बलन जो है ये शिक्षण के बीच में दिया गया बल है जो सीखने की गति को प्रभावित करता है। अगर धनात्मक पुनर्बलन दिया गया, बच्चे को शाबाश, एक्सीलेंट, गुड कहा गया, तो
तो उसकी गति बढ़ जाएगी, उसको मजा आएगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा, उसको लगेगा कि उसकी बात को सुना और समझा जा रहा है। और अगर वो नेगेटिव, अगर टीचर यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा, डांटेगा, फटकारेगा, तो बच्चे का मनोबल टूटेगा और वो थोड़ा सा उदास हो जाएगा, है ना। कई बार बच्चे यहाँ पर रोने भी लगते हैं और यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीखने की गति कम हो जाएगी, बच्चा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस को पूछने से डरेगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि कक्षा में नकारात्मक का प्रयोग ना किया जाए। पुनरावृत्ति में क्या होता है, पढ़ाए गए प्रसंगों को दोहराना ताकि स्मृति में स्थायी ज्ञान हो, यानी यहाँ पर रिवीजन कराया जाता है और यहाँ पर पाठ समाप्त हो जाता है, होमवर्क दे दिया जाता है, गृह कार्य दे करके समापन कर दिया जाता है। कुछ यहाँ पर फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। अधिगम स्तर की जब हम बात करते हैं 1986 में, उस समय की जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें ये अपेक्षा की गई थी कि बच्चे न्यूनतम स्तर प्राप्त करें। जैसे कक्षा 2 या 3 का बच्चा है तो उससे ये उम्मीद हम लोग करते हैं कि उसको 2 का पहाड़ा आता होगा, 1 से 100 तक गिनती आती होगी, छोटा बड़ा आता होगा और दो अक्षरों वाले शब्दों को लिख लेता होगा। ये हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। यही नई शिक्षा नीति में उस समय कहा गया था कि अपेक्षा की गई कि बच्चे न्यूनतम स्तर प्राप्त करें। 1986 की बात है। दवे समिति एक आई थी, ठीक है, दवे समिति, इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मिनिमम लर्निंग लेवल। यहां पर भी एक कह सकते हैं भाषा निर्धारण किया गया, भाषा और गणित पर्यावरण के माध्यम से निर्धारण किया गया। प्रश्न बनता है कि दवे समिति जो है, दवे समिति की जो है अध्यक्षता किसने की। 1990 की बात है। दवे समिति की अध्यक्षता किसने की, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। आप लोग अगर पढ़े हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें बता दें, बताइए, चलिए हम ही बता देंगे। पहले बात करते हैं संशोधित एनईपी, जो आपकी ये नई शिक्षा नीति आई है, एनपीई कहेंगे यहाँ पर, नेशनल एनपीई, ऐसे एनईपी होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से सारी चीजें आपको कराई जा रही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हाँ, यहां पर हम बात कर रहे थे संशोधित में, तो इसमें क्या कहा गया, कक्षा 1 और 3 के जो बच्चे हैं उनको अक्षर के शब्द आने ही चाहिए, ये निर्धारित किया गया था, ठीक है, ये निर्धारित किया गया था। और ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे थे दवे समिति की, तो आर.एच. दवे ने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्हीं ने रिक्वेस्ट की थी कि बच्चे को मिनिमम जो है ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षेत्र हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक मतलब तथ्यों की जानकारी, जैसे बच्चों को गिनती और पहाड़े आते हैं। बोधात्मक में आपका आ जाता है तथ्यों के बीच आपसी संबंध स्थापित करना, जैसे जोड़ घटाना का कॉन्सेप्ट पहाड़े के माध्यम से। क्रियात्मक में आ जाता है दैनिक जीवन में इसका प्रयोग, जैसे दुकान पर सामान खरीद कर सही पैसे जोड़ करके देना। बाकी उपचारात्मक और निदानात्मक में आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, निदानात्मक में हम जैसे कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो, पूछता है कि भाई कब से बुखार है, कब से खांसी है, खांसी सूखी है, गीली है, बलगम आता है कि नहीं आता है, बुखार में ठंड लगती है नहीं लगती है, यानी सबसे पहले हम कारण पता करते हैं कब से ये है और क्यों है, फिर उसका हम उपचार करते हैं, जैसे डॉक्टर इलाज करता है। यहाँ पर समस्या की पहचान और यहाँ पर समस्या का समाधान। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं। परिभाषाएं हमने आपको याद करा दी है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण कौशल हमने आपको ये भी याद करा दी है कि किसके अनुसार कितने हैं। ट्रिक भी आपको बता दी है। हमको लगता है कि इससे आसान नहीं हो सकता। पहला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिससे अध्यापक अपनी कक्षा में शिक्षण प्रयोग कर सकता है। ये परिभाषा किसकी है? क्या ये परिभाषा बी.के. पासी की है, बॉर्ग की है, एन.एल. गेज की है या फिर एलन एवं रेयान की है? चलिए आंसर करिएगा, हम साइड हो जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की फोटो खींचनी है तो आप खींच सकते, मतलब फोटो क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये एल.एन. गेज की परिभाषा है। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एलन गेज ने शिक्षण कौशल की परिभाषा किस वर्ष दी? 1966, 1968, 1970, 1976। तो ये परिभाषा 1968 में दी गई थी। शिक्षण कौशल कार्य तथा व्यवहार का ऐसा समूह है जिसमें छात्रों के अधिगम कार्य में सहायता, हमने आपको बताया था। सहायता की बात किसने की थी? कार्य के माध्यम से और व्यवहार के माध्यम से। तो आपको याद दिलाया था बी.के. पासी, बी.के. पासी इसका आंसर हो जाएगा। बी.के. पासी ने कुल कितने शिक्षण कौशल बताए? मान लिया आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो हमने आपको क्या ट्रिक बताया था कि जब आप बी लिखेंगे तो ये 13, अगर आप मतलब 1 और 3,
ये 1 है और ये 3 है, अगर दोनों को एक में मिला दें तो ये बी बन जाएगा। यानी इन्होंने कितने 13 कौशल दिए हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। 4 में आपका बी सही हो जाएगा। कक्षा में आवाज बदलना, इशारे करना, घूम घूम करके पढ़ाना, ये किससे संबंधित है? पुनर्बलन में तो शाबाशी देना होता है ना, या डांटना होता है, सकारात्मक नकारात्मक, व्याख्या में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा उद्दीपन भिन्नता यानी उद्दीपन कौशल की हम बात करेंगे। 5वें प्रश्न में आपका बी सही हो जाएगा। सही उत्तर देने पर शिक्षक के द्वारा शाबाश या बहुत बढ़िया कहना किस शिक्षण कौशल का उदाहरण है? पुनर्बलन, दृष्टांत, व्यवहार की पहचान या फिर खोजपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, तो ये पुनर्बलन का ही है। पुनर्बलन यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है, पहला सही हो जाएगा। बिना बोले आंखों, चेहरे तथा हाथों के संकेतों द्वारा संवाद स्थापित करना किस कौशल से संबंधित है? बिना बोले आंखों, चेहरों यानी हाव भाव वाला ही है ये। हाव भाव वाला किसके अंतर्गत आएगा? श्यामपट्ट के अंतर्गत तो नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब बिना बोले तो मौन वाला ही सही हो जाएगा, यानी मौन एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, हाथों के संकेतों से, यानी शब्दों का भी आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, तो ये क्या होगा? मौन एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया। अगला है शिक्षक का विद्यार्थियों के बीच जाकर पढ़ाना किस शिक्षण कौशल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगर कोई टीचर जा करके विद्यार्थियों के बीच में पढ़ा रहा है तो वो किस प्रकार का है? क्या पुनर्बलन है, व्यवहार की पहचान है, उद्दीपन भिन्नता है या फिर व्यवहार की पहचान है? बताइएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के स्वभाव एवं विशेषताओं को समझना किस शिक्षण कौशल से संबंधित है? प्रश्न संख्या 9। तो कही रहा है यहाँ पर स्वभाव एवं विशेषताओं को समझना, ये कोई दृष्टांत कौशल नहीं, आप शाबाशी भी नहीं दे रहे हैं, व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं, ये व्यवहार की पहचान है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, एलन एवं रियान ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने आपको बताया है 2 लोग हैं, 2 लोगों का 7 है, तो 7 कितना होता है? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस पीडीएफ को जिन लोगों ने हमारा बैच ले रखा है उनको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। तो आप लोग, ये शिक्षण की दूसरी क्लास थी, शिक्षण कौशल की। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। जो लोग इसी तरीके से पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, बैच से जुड़ जाएं। प्रभावशाली शिक्षण की बात करें तो यहाँ पर छात्रों की सहभागिता होना जरूरी है, श्यामपट्ट होना जरूरी है, क्वेश्चंस होना जरूरी है, पुनर्बलन भी जरूरी है, और उद्दीपन कौशल, ये सभी प्रस्तावना कौशल, इन सभी का होना जरूरी है। ठीक है, हमने आपको पाठ प्रस्तावना कौशल बता दिया, उद्दीपन कौशल बता दिया, पुनर्बलन कौशल बता दिया, प्रश्न कौशल जिसमें क्वेश्चंस हो, श्यामपट्ट कौशल हो गया, छात्र सहभागिता कौशल हो गया। तो मेन आपके सारे कौशल इसमें हो गए हैं। कोशिश करेंगे इस टॉपिक से लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कराएं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।